of you, बच्चों. Good morning. Yes, good morning, students. How are you? सब okay, बेटा? Ready, sir? Just raise your hand. Yes. Raise your hand, बच्चों. Raise your hand. That's good. That's good, बेटा. चलिए. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास. ठीक है? देखिए हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था अभी तक? यस बच्चों. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेटा? कि आखिर अकाउंट्स में जो हम सीख रहे हैं, जो अकाउंटिंग टर्म्स है, या एक बिजनेसमैन अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो उसे वो मैनेज कैसे करेगा? देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हमें सीखना है बेटा. दैट्स इट. यही हमारा मेन पर्पस है इस चैप्टर में. आई एम श्योर आप सभी को इतना बेसिक तो क्लियर है कि आखिर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और हम क्यों आगे स्टडी कर रहे हैं अकाउंट्स. नंबर वन, हमने एक ही चीज स्टडी की थी, अकाउंटिंग टर्म्स विद बेसिक्स की, लाइक what is the necessity of preparing accounts, what is the benefit of preparing accounts for organization, also for government, from government point of view, from income tax department point of view, हर तरीके से, right? And this is the conclusion कि accounts बनाने की compulsion है for all the business organizations. Whether you are running your hospital, whether you are running a temple like in Mumbai, I told you earlier also, सिद्धि विनायक मंदिर है या जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, इनके भी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होते हैं. जहां पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्शन है. पता चलता है कितना पैसा रिसीट्स हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ. देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट बेटा? ठीक है. तो अब टर्म्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जहां हमने बेसिक्स डिस्कशन कर लिया था, बट आज हम क्विक रिवीजन स्टार्ट कर. आई एम श्योर आप सबको मेरी आवाज आराम से सुनने में आ रही है, ईच एंड एवरीबडी, राइट बेटा? ठीक है, करें स्टार्ट. चलिए. थैंक यू बेटा. सीधा आज कट टू कट मैं क्रिएटिव प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, आप चेक कर सकते हैं, राइट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. और ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत मजेदार है. ये क्या कहता है बच्चों कि देखिए दो एंटिटीज हैं. नंबर वन, देखिए अगर क्लास में 100% परफेक्शन चाहिए तो तीन चीजें आपको फॉलो करनी, चौथी चीज का कोई चांस ही नहीं. तीसरी चीज, तीन चीजें तो मिनिमम है. नंबर वन, जो एक्सप्लेनेशन में अभी आपको दे रहा हूं. नंबर टू, जो ऑफिशियल स्टडी मटेरियल मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया. एंड नंबर थ्री, यस गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग. आई एम श्योर आप सभी को आवाज आ रही है, राइट? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, कुछ भी अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पहले कंसेप्ट के ऊपर हूं बेटा मैं, राइट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. और मैं ये बात कर रहा था आपसे कि कैसे हम अकाउंट्स में इस टॉपिक में परफेक्ट बने. नंबर वन, ये प्रेजेंटेशन जो डेली आपको एलपीएस स्कूल के बिहाफ पे मिल रहा है. नंबर टू, unique study material which we have already sent to you in your groups, right? Number three, आप चाहें तो दो वीडियोस हमने अपलोड किए थे, लास्ट ईयर बनाए थे बेटा, आप सभी बच्चों जो सीनियर्स हैं उनके लिए. 100% कहीं कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि ये पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं. बस आपको इसके अंदर मास्टरी चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए, दैट्स इट. और वो हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि देयर आर टू एंटिटीज, बिजनेसमैन एंड बिजनेस, राइट बेटा? अब दोनों को आपको सेपरेट सेपरेट मानना है. बिजनेसमैन एक रियल नेचुरल पर्सन है, यानी कि हमें हमेशा अपने आप को एक नेचुरल पर्सन, बिजनेसमैन के तरीके से ट्रीट करना है. एंड व्हाट वी आर डूइंग बिजनेस, जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता, आर्टिफिशियल नेम है बेटा. ये एक आर्टिफिशियल नेम है जो हमने ही दिया. मे बी राम एंड एंटरप्राइजेस, संता बनता एंड फर्म. तो ये एक इकोनॉमिक यूनिट है जो हमें पैसा कमा के देती है. इज इट ओके बेटा? तो बिजनेस एक सच में जीता जागता इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक लिविंग नेचुरल पर्सन नहीं है. ये हमने एक आर्टिफिशियल नेम दिया, लाइक एयरटेल. आप में से कितने बच्चों ने एयरटेल को देखा है? द आंसर इज जीरो. किसी ने भी नहीं देखा. एयरटेल क्या है? एक आर्टिफिशियल यूनिट है बेटा. एलपीएस, लियाल पब्लिक स्कूल, क्या है? एक आर्टिफिशियल यूनिट है, राइट? ठीक है. आदित्य बिरला ग्रुप, एसबीआई, अब वो एसबीआई क्या है बेटा? एक नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये अपने दिमाग में क्लियर कर लेना. सच में एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है बेटा. आप बीकानेर से आपने छोटू मोटू जोशी सुना होगा, ठीक है, एक ब्रांड है. अच्छा,
स्वीट्स का कह दीजिए या केसर कुल्फी का कह दीजिए, बट वो सच में जीता जागता ये नहीं कि देखो छोटू मोटू जोशी जा रहा है, वो एक आर्टिफिशियल नेम है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को क्या कमा के दे रहा है, मनी मनी मनी, गॉट इट, यूज योर माइंड, दिमाग लगाइए बेटा, राइट। ये एक इकोनॉमिक यूनिट है। अब ये इकोनॉमिक यूनिट स्टार्ट कैसे होता है, ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है सर? वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी और मनी वर्थ, यानी कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी मनी या मनी वर्थ इन्वेस्ट करता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। एंड इफ ही विड्रॉज एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, मनी और मनी वर्थ, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। आई एम श्योर ये सभी को क्लियर होगा बेटा। और जो पैसा आपने लगा दिया बिजनेस में, विच इज नोन एज कैपिटल, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाता है बेटा? परमानेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा आप वापस नहीं ले सकते। इज इट ओके बच्चे? इज इट ओके? और दो छोटी छोटी बातें और है जो यहाँ पर हम बच्चे को कहते हैं बेटा तुम्हें समझनी चाहिए, कि अगर आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, उस कैपिटल के ऊपर आप अपने ही बिजनेस से क्या ले सकते हो? बताइए बेटा, क्या ले सकते हो? एनीबडी? Interest. Interest on capital. Interest on capital, very good, which becomes expense from business point of view. देखिए, आप अकाउंट्स वैसे भी बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो बिजनेसमैन को तो साइड कर दीजिए बेटा, उसको बीच में मत लाइए। बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में कनेक्टिविटी का एक ही सोर्स है, दैट इज कैपिटल। अब जो भी होगा इसी में प्लस या इसी में माइनस होगा, ये तो क्लियर कंफर्म्ड है। लाइक अगर आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, अब जो भी प्लस माइनस होगा वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही होगा, ये कंफर्म्ड है बेटा। अब और कुछ भी नहीं है इसमें कि हाँ हमने कुछ और पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, इंटरेस्ट मिला, और ईच एंड एवरीथिंग आपका अकाउंट बन चुका है, उसी अकाउंट में प्लस माइनस होगा। इन द सेम मैनर अगर बच्चा ये समझ ले कि बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में एक ही अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल, अब जो भी होना है वो उसी में होना है, प्लस या माइनस वट, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स परमानेंट लायबिलिटी, बिकॉज ये पैसा वापस विड्रॉ नहीं कर सकते, अभी लॉन्ग टर्म तक बिजनेस के अंदर पड़ा रहेगा। यस, इफ यू वांट टू विड्रॉ सम मनी यू कैन विड्रॉ, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। खत्म। अब जिस प्रकार कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते हो बिजनेस से, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या ड्यूटी बनती है कि अगर आपने ड्राइंग्स किया तो इस ड्राइंग्स के ऊपर आपको बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? बताओ, बोलो। Interest on drawing. Interest on drawing. Drawings, it's wonderful, and it becomes profit for the business। ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। अब इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट अभी ज्यादा दिमाग में अगर आप लाएंगे कि सर प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, तो जब प्रैक्टिकल चैप्टर समझेंगे तब क्या करेंगे आप? तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतना बेसिक भी आपने समझ लिया, इट बिकम्स मोर देन सफिशिएंट बेटा, सीरियसली इट मींस आपने फुल नॉलेज ली, राइट। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कितना अच्छा है कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है ये? दैट ऑल दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी मार्केट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्हें अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं? आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी, यस, 12 months. One financial year. 12 months, 12 months। सबसे मेन आंसर क्या आता है बेटा? दैट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 months। सर व्हाई? ताकि हम आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस जज कर सकें, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, वो आप दे सके। सिंपल। आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 months, after a time gap of every 12 months, all the business organizations have to prepare their accounts। बात खत्म। क्यों हम इसको टेंशन लेके समझे? कितना इजी है बेटा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि हर 12 मंथ्स के गैप से आपको अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ताकि आप प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर सकें कि हाँ भाई हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सके, ताकि जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है उसका भी आप पेमेंट कर सकें। इज इट ओके बेटा? बोलो बेटा, ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड। Yes, इज sir. इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कैन यू प्लीज रेज योर हैंड बेटा? और वॉइस लैग तो नहीं हो रहा? सब कुछ ओके है बेटा? ऑल ऑफ यू सेटिस्फाइड? ठीक है।
तो चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा, इसमें क्या टेंशन। लेकिन एक बात क्लियर कह देता हूं बेटा आपको कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपको जरूर रीड आउट करना पड़ेगा। वाई सर? बिकॉज उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप जब चेक करेंगे आपको मजा आए। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड कि आपको एक एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक एक लाइन स्टडी करना पड़े। राइट बेटा? ताकि आप क्लियर कर सके कि हाँ कुछ और स्टफ रह तो नहीं गया। एंड इन एनी प्रिंसिपल यू फील डाउट, just send the screenshot and share it with me through WhatsApp. Definitely I will reply. Right बेटा? चलिए थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं जल्दी से। दिख रहा है आप सभी को मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। क्या कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट केवल और केवल एक ही बात कहता है कि वी शुड फोकस ओनली ऑन मनी। बात तो गलत लगती है, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो केवल और केवल पैसे की बात करते हो। यस बेटा, we record only those transactions which are having some monetary values. That's it, बात खत्म। Like again, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया या प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की, उनके लिए एक मैसेज कि आपका स्कूल भले आपको दी बेस्ट एजुकेशन दे, भले आपको दी वर्स्ट एजुकेशन दे, in both the situation we cannot record the above statements because यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अकाउंट्स कहता है only those transactions which are having some monetary value, which are having some monetary value can be recorded in the books of accounts. बात ही खत्म है बेटा। इज इट ओके? जिस भी ट्रांजेक्शन के अंदर मॉनेटरी वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और नहीं हो रहा तो नहीं कर सकते। दैट्स इट, खत्म। एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको? एग्जांपल देता हूं, एक ये लीजिए, आपने गुड्स परचेज किया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू ना दूं तो आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज द वैल्यू इज नॉट गिवन। और वैल्यू भी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो वी नो ओनली रुपीज। वो सारे टर्म्स, वो सारे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर रुपीज का इन्वॉल्वमेंट है, रुपीज मीन्स पैसा, रुपीज वट एवर, दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर मैं आपको कहूं गुड्स परचेज बट अमाउंट इन्फॉर्म नहीं करूं तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वी शुड नो द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज। अगर मैं कह रहा हूं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, गुड, दैट्स गुड, बट मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊं, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? यस और नो? एनीवन? यस और नो बेटा? No, sir. Suchi, you all can participate. That's it. Simple. It's very easy. We can make it more creative and interesting. ये अकाउंट्स कहता है भैया सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन मानते हैं, उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इट शुड हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। अब गुड्स परचेज के आगे अगर मैं कनेक्ट कर दूं, यस ₹2 lakhs, whether on cash or credit doesn't matter, according to money measurement concept it should be recorded in the books of accounts। बात खत्म। doesn't matter we have paid cash or not, we can pay later on also। अब आप सभी स्कूल की क्लासेस ले रहे हैं, एक बात प्रैक्टिकल करता हूं बेटा, प्लीज इसको पॉजिटिव लीजिए। आज नहीं तो कल आपको फी तो देना होगा, तो बी विद पॉजिटिव एटीट्यूड, थिंक पॉजिटिव। अगर मैं भी कहीं से भी, लाइक इफ आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, तो स्कूल को भी सैलरी तो देना होगा। तो ये हर तरीके से, अगर आप लाइफ में एम्प्लॉय बन रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोविड टाइम पीरियड में भी बन रहे हैं, राइट? कोविड टाइम चल रहा है, यू आर रनिंग, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग, तो आप भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर सैलरी तो मिलना चाहिए, क्योंकि वर्क कर रहे हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। तो जहां पर भी मॉनेटरी टर्म्स की बात आ रही है बेटा, इट शुड बी रिकॉर्डेड in the books of accounts as per which concept? The answer is, the answer is, बोलो, what will be the Money answer? measure. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बात खत्म। अब मैं कह रहा हूं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद यूजिंग माय माइंड, विद यूजिंग माय माइंड। बच्चा कह रहा है सर क्या मजाक कर रहे हो, माइंड की वैल्यू को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एग्जैक्टली बेटा, अगर मैं कहूं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹40 lakhs, एज वेल एज मैंने अपना पर्सनल रिसोर्स से अपना पर्सनल फर्नीचर विच इज ऑफ ₹5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया। यस, नाउ दीज कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फिनिश।
अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट 6 to 7 पढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन है जो भी हम क्लास में स्टडी करें इनको अपने नोट्स में चेकआउट करना बेटा, ठीक है, स्टडी मटेरियल में, और एक एक लाइन अपने रजिस्टर में लिखते, ताकि कहीं पे भी टेंशन ना रहे और एक परफेक्शन आ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं और आने वाले चैप्टर्स में कहते हैं सर समझ ही नहीं आ रहा। व्हाई? व्हाट इज द रूट कॉज? रूट कॉज क्या रहा? सर अकाउंटिंग टर्म्स और प्रिंसिपल्स अच्छे से रीड आउट ही नहीं किया, स्टडी नहीं किया, तो कैसे समझ में आएगा? एंड राइट नाउ नो बुक इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी चलेगा। अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दोनों का स्टफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो भी दी बेस्ट स्टडी मटेरियल है, राइट? यू कैन रिसर्च ऑन इट, राइट बेटा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, देखिए ये यूनिक डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जस्ट यूज योर माइंड। सर इसमें एक बात तो ये कह रहा है दैट अ फेयर बिजनेस गोइंग के ऊपर चल रहा है, अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू, अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू for a very long time period. Is it okay? Is it okay बेटा? एक फेयर बिजनेस देखिए, ये ऊपर का सिंबल देखिए, एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और बात सच भी है बेटा, राइट? A fair business remains continue for a very, 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 very long time period. आप infinite भी कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग, चलता है, एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, ये बात कंफर्म है। एंड ऑन द सेम बेसिस, इसी बेसिस पर एक खास बात, और वो खास बात क्या है बेटा बताइए? दैट परचेज ऑफ फिक्स असेट, इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले बेसिक्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स जिसे हम नॉन करंट असेट भी कहते हैं, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई अगर आपने फिक्स असेट परचेज की है तो ये भी तो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में चलती रहेगी बेटा। आपका बिजनेस था और आपने एक कंप्यूटर परचेज किया बिजनेस के लिए, एक लैपटॉप परचेज किया, क्या ये एक्सपेंस है? अब इसके लिए अकाउंटिंग टर्म्स आना जरूरी है। वहां पर हमने पढ़ा था एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस की सबसे खास बात क्या कोई बता सकता है जल्दी से? एनीवन? एक्सपेंस की सबसे खास बात? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। ओके, दैट्स गुड, बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक और खास बात, इससे भी इंपॉर्टेंट, एनीवन? आपका भी आंसर अच्छा है बेटा, दैट्स गुड, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दी एकदम दी बेस्ट आंसर। एनीवन? एक्सपेंस, देखिए आप सब पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन चला कि अरे सर क्या था, ये आपके दिमाग में रहना सर चाहिए। जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स कम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, नॉट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बेटा। यू ट्राइड, दैट्स गुड, यू ट्राइड, दैट्स गुड, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। एक खास बात एक्सपेंस की बेटा, एक खास बात, एनीवन हु कैन ट्राई? एक्सपेंस has a dash of a year. Expense has a validity. याद है किसी को? याद आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? Expense has a validity of, अब तो बोल दिया बेटा मैंने पूरा आंसर, अब तो केवल आपको एक शब्द बोलना है। वैलिडिटी। बेटा इतनी जल्दी बोल के वापस से म्यूट कर लेते हो, हमें समझ ही नहीं आया बेटा। गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं पबजी, बताओ बेटा, समझ आना चाहिए ना सबको। कैन एनीवन रिपीट? वैलिडिटी। Validity of how much time period? How much time period? Tell me. ईयर। A year. 1 year, a year. That's good, beta. That's good. Very good. अब आप सब एक इंपॉर्टेंट बात बताइए कि क्या इस बात में दम है या नहीं है? एक्सपेंस हैज अ वैलिडिटी ऑफ 1 year. एक्सपेंस 1 साल के बाद खत्म। आपने लास्ट ईयर अपने स्कूल को फी पे किया और फैसिलिटी ली, फिनिश। भले आप इमोशनल बेनिफिट कह सकते हैं कि सर हमारा करियर और अच्छा हुआ, हमने टॉप किया एंड ऑल वट एवर, या हमने टाइम पास किया। कोई बच्चा कह रहा है मैंने टॉप किया, मैंने नॉलेज अपने माइंड में डाउनलोड किया, मैंने एसएसटी या मैंने अपना साइंस अच्छा किया, मैंने मैथ्स अच्छा किया, मुझे बहुत इंप्रूवमेंट मिला मेरी लाइफ में, मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, दैट्स व्हाई आज मैं 11th में एक बहुत अच्छे लेवल पर हूँ, वट एवर। बट एक बात तय है, वट एवर अमाउंट यू हैव पेड टू योर स्कूल,
whatever amount you have paid to your coaching class, whatever amount you have spent to your school van, all finished. Khatam. This is what expense is all about, beta. Expense is a validity of 1 year. ये दिमाग में कंफर्म कर लो हमेशा. लेकिन अभी अभी हमने एक बात की थी कि अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, ये 1 year तक नहीं रहेगा. इट विल रिमेन विद यू फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड. दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. कितनी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये देखिए. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. बात खत्म. क्योंकि एक्सपेंस की वैलिडिटी 1 year में फिनिश हो जाती है सर. लेकिन ये एक्सपेंडिचर है. यानी कि इसको और क्लियर किया, पता है, इसी कंसेप्ट ने इसको और अच्छे से क्लियर किया. और कैसे किया, ये लीजिए अभी क्या भी एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये बात भी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए. दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, दोनों को सेपरेटली शो करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर विल प्रोवाइड यू बेनिफिट्स इन दी, बोलो 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 बेटा. long term. What? long term Long. period. period. Very good बेटा. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और इसलिए ये हमारी असेट बन जाती है. ये क्या बन जाती है बच्चों? हमारी असेट बन जाती है. राइट बेटा, राइट. Whereas revenue expenditure provide short term benefits, और इसलिए ये हमारा एक्सपेंस बन जाता है. और बेटा जी एक बात क्लियर कह देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस दोनों सेम है बेटा. तो प्लीज इनमें कंफ्यूज मत हो कभी भी. इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए. आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर का होता है, थ्रू आउट द ईयर आप करते रहते हैं. इजी बनाना है क्या अकाउंट्स? अपने आप के माइंड में फील करो दैट यू आर द बिजनेसमैन एंड रनिंग योर बिजनेस. आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पूरे ईयर में बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते रहेंगे बेटा. जैसे आप एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, लाइक गुड्स परचेज किया, एम्प्लॉयज रखे तो उनको सैलरी परचेज किया, गुड्स आया आपकी दुकान में तो भाड़ा दिया, विच इज नोन एज कैरेज. ठीक है बेटा. वर्कर्स को वेजेस दिया, वो भी आपका एक्सपेंस है. ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं. कमीशन दिया मीडिएटर्स को, एडवर्टीजमेंट किया, अगर बिल्डिंग खुद की नहीं है तो रेंट दिया. ये सब एक्सपेंस की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, या आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं. खत्म. इसलिए देखिए ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, इसलिए आप इसे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में शो करते हैं. वेराज कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, इसलिए आप इसे अपनी एसेट मान लेते हैं. फिनिश. लेकिन एक लास्ट लाइन रह गई बेटा, अभी एक लास्ट लाइन रह गई जिसे मैं अब क्लियर कर रहा हूं आप सबके सामने. डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज. डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन अ रेगुलर बेसिस. सर समझ नहीं आया, ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आएगी कि सर डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज मींस व्हाट. अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कंप्यूटर का, लिया था ना बेटा कंप्यूटर का एग्जांपल. तो कंप्यूटर को या लैपटॉप को आप अपना एक्सपेंस तो नहीं मान सकते, डेफिनेटली ये आपकी एसेट है. लेकिन एक बात क्लियर है कि इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी बताइए बेटा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑल Decrease. ऑफ यू. गिरेगी सर वैल्यू. गिरेगी है ना, रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी. बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, जिसे हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं सर. धीरे धीरे फिक्स एसेट को जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? हमारी वैल्यू मीन्स हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. कितना इजी है बेटा अगर आप पॉजिटिव देखें तो. यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक पहला ऐसा कंसेप्ट है जहां आपको काफी दिमाग लगाना पड़ता है. क्योंकि पहली बात, ए पॉइंट इज वेरी इजी कि एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, राइट. एंड ऑन द सेम बेसिस फिक्स असेट भी हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी, तो इसे एक्सपेंस नहीं माना जाना चाहिए. इट शुड बी ट्रीटेड एज एन असेट. और एसेट की बात करें तो उसको हमने और परफेक्शन के साथ सीखा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है मतलब अगर मैं परचेज ऑफ फिक्स असेट ना बोलूं, ये तो एक एग्जांपल बन गया कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को सेपरेट माना जाना चाहिए और परफेक्शन के साथ समझना है. तो वी हैव अ एग्जांपल, और एग्जांपल क्या है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, राइट. लेकिन जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन
असेट जो इसके ऊपर डैप लग रहा है वो असेट थोड़ी ना है, वो क्या है हमारा बेटा, वो क्या बन जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो अब वो ये अगर पॉलिशिंग करनी है आपको, इसके अंदर परफेक्शन चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, तो प्लीज गो थ्रू विथ द स्टडी मटेरियल। डेफिनेटली कुछ ना कुछ और थॉरो नॉलेज आपको मिले, और मे भी कुछ डाउट्स आएंगे, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट एनी टाइम बेटा, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक बहुत प्यारा सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्या कहता है बेटा फुल डिस्क्लोजर, बताइए। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि हमें कि आपको अकाउंट्स में, यस सारी बताइए। ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी है। यस, फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हमें अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने। नंबर वन, वी शुड प्रिपेयर आवर अकाउंट्स इन अ रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर मीन सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बेटा, देखिए ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड, नंबर वन, एज वेल एज, इसके साथ प्लस करो तो मुझे क्या बोलना चाहिए बच्चों, कि हमें अपने जो भी अकाउंट्स फुल ऑफ नॉलेज, मतलब हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करें हमें वो डिस्क्लोज करना। जितना भी प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, जितनी भी हमारी असेट्स हैं बेटा, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं, ये सभी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्हें तो 100% इंटरनेट पे अपलोड करना पड़ता है बेटा। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। नंबर वन, मैं बात कर रहा हूं टू बी डिस्क्लोज। जितना भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, जितनी भी आपकी असेट्स हैं, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं, टू बी डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना चाहिए। अब बच्चा कहता है सर क्या इसका मीनिंग ये है कि हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स लीक आउट कर रहे हैं? बताइए बेटा, क्या इसका मतलब ये है? द आंसर इज नो। नो हम सर। अपने बिजनेस के सीक्रेट्स लीक आउट नहीं कर रहे। तो सर ये क्या है, मतलब नहीं समझ आया अभी भी कुछ बच्चों को। बेटा डिस्क्लोजर ये कह रहा है कि हमें जितना भी हमने पूरे साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन्स किए, हमें उसे डिस्क्लोज करने में बेईमानी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। वी शुड डिस्क्लोज ऑल दी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मीन्स जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, बिकॉज अगर आप ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉब्लम कर सकता है। आपके यूजर्स जो है वो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस से संबंधित है, रिलेटेड है, जैसे कि आपके क्रेडिटर, आपका बैंक जिससे आप लोन लेते हैं, वो कहेगा भैया ये तो ऑनेस्टी से सारे अकाउंट्स डिस्क्लोज ही नहीं करते, तो हम इनको अपना लोन क्यों दें? रिस्क रहेगा ना कहीं बेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स लीक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे बेटा। हम ये नहीं बता रहे कि हम मेथड्स क्या यूज करते हैं प्रोडक्शन के, हम ये थोड़ी ना बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हम ये थोड़ी ना बताएंगे फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। बताइए बेटा, हम ये चीजें थोड़ी ना बताएंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज को कितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। ये सब चीजें हम बताने वाले नहीं हैं। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था, अकाउंटिंग साइकिल का जो लास्ट पैरामीटर है वो क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं कि आखिर हमने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया, नंबर वन, एज वेल एज द स्टेटस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। खत्म, फिनिश होगी बेटा बात। लेकिन एक छोटी सी बात और रह गई, क्या आप में से कोई बता सकता है? डिस्क्लोजर के अंदर एक छोटी सी बात मैंने भी डिस्कस नहीं की। एनीवन जिसको ये प्रिंसिपल याद है? बी लाउडर बेटा प्लीज, मैंने नहीं सुना आपकी बात। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स नहीं बेटा, ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं आता, बिल्कुल ड्राइंग्स से रिलेटेड कोई बात नहीं है। यस एनीवन, लायबिलिटी से रिलेटेड एक वर्ड है, एक हिंट मैंने आपको दिया, याद कीजिए ना बेटा, ट्राई कीजिए, कितना इंटरेस्टिंग है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब बच्चा कहता है कि क्या सर रियल लाइफ में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं? नहीं होते बेटा, लेकिन थ्योरेटिकल। अब एक बात बताइए, हम तो आपको अच्छे से अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश करेंगे ना, कि बेटा बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट। अब रियल में तो कई जने ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर आप कितना भी ज्ञान दे दो,
वी कैन नॉट चेंज आवर नेचर, हम तो जैसे थे वैसे रहेंगे, सीधी सी बात। तो वही चीज है, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट नॉलेज, मतलब हम जो भी बिजनेसमैन है हम उसको बता रहे हैं कि तुम्हें ये प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए। अब कुछ तो वो ऑनेस्टी से कर लेता है, कुछ वो नहीं करता। एट द एंड फुल डिस्क्लोजर एक इंपॉर्टेंट बात कहता है, और वो बात ये है कि इफ देयर इज एनी कंटिजेंट लायबिलिटी, याद आया किसी को बेटा? यस और नो, किसी को याद आया? नहीं, Yes, मे sir. बी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कंटिजेंट लायबिलिटी शुड बी आल्सो रिकॉर्डेड बिलो द बैलेंस शीट। अगर आपके बिजनेस में कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, इसे भी बैलेंस शीट के नीचे शो कीजिए। सर क्यों शो करें? बिकॉज डिस्क्लोजर कहता है कि हमें कुछ भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, लगाया ना, तो अब वो शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन मिले कंपनी की। अब सपोज आप सभी ने, किसी ने एशियन पेंट के शेयर खरीद रखे थे, किसी ने बजाज फाइनेंस के, किसी ने रिलायंस के, किसी ने एयरटेल के बेटा, ठीक है, किसी ने अंबुजा सीमेंट, किसी ने विप्रो कंपनी के, किसी ने इन्फोसिस के, किसी ने अलग अलग कंपनी के शेयर परचेज किया, आप सभी बच्चों ने। तो आपके माइंड में नहीं रहेगा क्या कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? तो उसके लिए कंपनी को क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इनफैक्ट देखिए इसमें क्या नाम लिखा है, कंसेप्ट लिखा है या कन्वेंशन लिखा है? प्लीज बताइए ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए। Convection. कन्वेंशन। अब ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? हमारे बच्चे फिर से कंफ्यूज हो गए। कंसेप्ट वो है फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो सबको फॉलो करने, और कन्वेंशन क्या है? जो बहुत पुराने एक्सपीरियंस बिजनेस एंटरप्राइजेस थे, जो अपना बिजनेस मैनेज कर रहे थे, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ नई रिसर्च की और डिक्लेयर किया कि यार ये चीजें भी यूज करनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ये चीज यूज करनी चाहिए, डिस्क्लोजर अप्लाई करना चाहिए आपको। आपको अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए डेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं। अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स वांट्स टू नो कि कंपनी में क्या हिसाब किताब चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। फिनिश, खत्म। आगे चलते हैं बेटा जल्दी से। फिर बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आप इसको रीड आउट करेंगे, जितनी बार स्टडी करेंगे, उतना पॉलिशिंग और उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, राइट? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, अगर एक ही लाइन में बोला जाए तो कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी? एनीवन? यस। यस बेटा। मटेरियलिटी को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा बेटा? एक ही वर्ड, एक ही वर्ड। देखिए इसमें भी कन्वेंशन लिखा है, जस्ट चेक इट आउट। द वर्ड रिटन इज कन्वेंशन। व्हाट डज इट मीन? एक ही वर्ड, इंपॉर्टेंस। ये थ्योरिटिकल है, प्रैक्टिकल रुपीस की बात नहीं चल रही है यहां पर, लेकिन मैसेज क्या देना चाह रहा है ये जरा आप ध्यान से समझना। दैट ऑल द बिजनेसमैन should show all the important material facts in the books of accounts. Important material facts। अब बच्चा कहता है सर क्या है ये material facts? वो सारे ट्रांजैक्शंस, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कहीं ना कहीं बिजनेस में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर इंपॉर्टेंस रखते हैं तो आपको उसे अकाउंट्स में शो करना चाहिए, और अगर नहीं रखते तो उसे अकाउंट्स में इग्नोर कर देना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं अभी कि अभी बेटा ध्यान से सुनिए। अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारे ट्रांजैक्शन लैक्स में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं बेटा बताइए जल्दी से, मैंने क्या लिखा बताइए, बोलो Lakhs बोलो में. बोलो। लैक्स में। Lakhs. आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है जो आप रन कर रहे हैं, करोड़ों का लाखों का ट्रांजैक्शन चल रहा है, दिमाग लगाना अपना बेटा। और अचानक से आपको पता चला कि आपके ऑफिस से एक कैलकुलेटर मिसिंग हो गया 100 रुपीज का। कैलकुलेटर मिसिंग हो गया जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है। क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है? जस्ट यूज योर माइंड बेटा, यस और नो, क्या बोलते हैं बताइए No. प्लीज। No, no, No. sir. अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने इसको नहीं दिखाया तो क्या मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ या अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने यूजर्स के साथ क्या चीटिंग किया? No, sir. No, sir. No, इट sir. हैज, इट हैज नो इंपॉर्टेंस।
इट हैज नो इंपॉर्टेंस, कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जहां सब जगह थाउजेंड्स में ट्रांजैक्शंस चलते हैं, क्या वहां एक बिजनेसमैन इससे दिखाता है तो सही है या गलत है? क्या बोलते हैं बेटा? सही है सर। यस So सर it दिखाया। depends. But very good, very good. It depends. It depends on the organization to organization. बात खत्म। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका फाइनेंशियल लेवल कैसा है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा लॉस हुआ, वो सोचते हैं सो इसको मत दिखाइए, इसे दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं है, इट हैज नो रिलेवेंस। whereas a small organization may show it because it is having the importance. So it depends on the organization to organization. ये तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको केवल एक भावनात्मक प्रिंसिपल हम कहते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटे मोटे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं विच हैव नो मटेरियल फैक्ट, विच हैज नो इंपॉर्टेंस, लीव इट। सर इसका बेनिफिट क्या है? हमारे अकाउंट्स बल्कि बन जाएंगे। अगर आपने इसको कंटिन्यू दिखाया, आपके अकाउंट्स कितने बल्कि बन जाएंगे, फिर आप प्रॉपरली रिजल्ट शो नहीं कर पाएंगे, शेयर होल्डर भी कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? तो अगर क्लास ओवर हो जाती है तो यहां तक के प्रिंसिपल्स 100% दिमाग में फिक्स कर लेना, बिकॉज कल से मैं नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करूंगा एंड विद इन 2 days वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर, और बहुत जल्दी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। जो थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल फिर से आपको दिखेगा, कितना मजा आएगा आप सोचिए। जो थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले रहे हैं इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने का एक अलग ही मजा है बेटा, राइट? सो मीनवाइल